हेलो बच्चों, लेके आए हैं हम कुछ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। चाहे वो हमारा नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई हो, चाहे हमारे पास में सीयूईटी के एग्जाम्स हो, ये सारे ही क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इनको चलो हम करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो अपने पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है, द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCO का होल फोर। देखो हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी हमने आपको बताया है कि यदि निकेल का अपने पास में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, NiCO का होल फोर है, NiCN का होल फोर 2 माइनस दे रखा है, यदि NiCl का होल फोर 2 माइनस है। यदि हमें इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो आप देखें यहाँ पे कि Cl का क्या, हमने L को लिया था, हमने CO कार्बोनिल के O को लिया था और साइनाइड के हमने किसको N को लिया था। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप इस तरीके से याद रखें इनको कि अपने पास में TTS मतलब हमने लोन लिया है किसी TTS बैंक से। T का मतलब टेट्राहाइड्रल था, इस T का भी मतलब टेट्राहाइड्रल था, इसका मतलब क्या था, स्क्वायर प्लेनर था। O का मतलब यदि हमारे पास में कार्बोनिल होगा, L का मतलब क्लोराइड होगा, N का मतलब साइनाइड होगा। तो इस तरीके के इन तीन के हाइब्रिडाइजेशन हमसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा पूछे भी गए हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल बनना है। किसके केस में, अपने पास में कार्बोनिल के केस में टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल के केस में हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3 बनता है। देखो जब हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक कौन सा, एक sp3 और एक कौन सा, dsp2। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहाँ पर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, कौन सी, टेट्राहाइड्रल मिलेगी आपको, जबकि यहाँ पे मतलब चतुष्फलकीय मिलेगी, जबकि यहाँ पे आपको स्क्वायर प्लेनर मिलने वाली है। कौन सी, स्क्वायर प्लेनर आपको मिलेगी, मतलब वर्ग समतलीय मिलेगी। तो हमें कौन सी, यहाँ पे sp3 मिल रहा है और sp3 मिलने पर हमें ज्योमेट्री जो मिलने वाली है चतुष्फलकीय ज्योमेट्री यहाँ पे मिलेगी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो ज्योमेट्री बनेगी उसका जो इमेज आए, प्रतिबिंब आए, वो इमेज यदि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, मतलब सुपर इम्पोज का मतलब ढक जाता है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। मतलब वो इस जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसको शो करने वाला नहीं है। तो हमें चाहिए कि उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो। तो जितने भी हमारे पास में मोनोडेंटल लिगेंड है, यदि मोनोडेंटल लिगेंड सारे के सारे सेम दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सेम, जैसे यहाँ पे क्या है अपने पास में En का होल 6 दे रखा है, CO3 का होल ट्वाइस ए दे रखा है, यदि सारे के सारे सेम हैं तो वो क्या नहीं करते हैं, वो इस ज्योमेट्री को शो नहीं करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। जबकि यदि हमारे पास में बाइडेंटल लिगेंड दे रखा है, क्या दे रखा है, बाइडेंटल लिगेंड दे रखा है और वो सिमिलर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास में एक ऑप्शन दे रखा है एफिशिएंट का होल 6 दे रखा है, तो यदि हम इसकी ज्योमेट्री को बनाएं तो अपने पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमने इसकी ज्योमेट्री को बना दिया किसकी फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में। जब हम इसका इमेज लेंगे तो हमें इमेज में भी ऐसे ही इमेज मिलेगा, क्या मिल जाएगा, इसी तरीके का आपको इमेज मिलेगा। और आपको इमेज बनाते समय आपको देखना है कि जो CN इस वाले मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर आपको ये मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा। जो साइनाइड यहाँ है, मतलब यहाँ से इस इमेज इस मिरर से इतनी दूरी पर है उतना ही डिस्टेंस पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है, यदि हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे, ढक लेगा, और जैसे ही ढक लेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो हमारे पास में उसने पूछा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता, तो कौन नहीं शो करेगा, सी वाला हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। जबकि यदि हम इनको देखें, ये अपने पास में सारे के सारे बाकी के 3 ऑप्शन में हमें बाइडेंटल लिगेंड दे रखे हैं, और बाइडेंटल लिगेंड के केस में देखो अपने पास में है क्या, यदि हम इनकी ज्योमेट्री को बनाएं तो हमें मिलता है यहाँ से कि हमें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें
तो ये आसानी से यहाँ पे ढक नहीं सकता। जैसे हमने सपोज EN को ही बनाया तो अपने पास में EN जो है वो अपना एक बाइडेंटल लिगेंड होता है, और EN जो हमेशा अटैच होते हैं वो अटैच होते हैं कौन सी ज्योमेट्री पर, मतलब कौन सी पोजीशन पर, हमेशा 90 डिग्री वाली पोजीशन पर अटैच होते हैं। तो हमने इनको क्या किया, यहाँ से अटैच किया कि 90 डिग्री वाली पोजीशन पर अटैच हो जाएं। तो जब हम इनका इमेज लेते हैं तो हमें जो इमेज मिलता है वो इमेज आपको एक दूसरे को ढकने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम इसका इमेज लेते हैं तो हम देखते हैं जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ पे है उतनी डिस्टेंस इसकी यहाँ पे होती है, और जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ पे है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे बनती है। जब इसके ऊपर रखते हैं तो एक दूसरे को ढकने वाला काम नहीं होता, ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाते, जिसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या कर जाएंगे, शो कर जाएंगे, जबकि एफिशिएंट का होल 6 माइनस जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने वाला नहीं होगा। बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। आप देखिए अगला अपने पास में दे रखा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इन एफिशिएंट का होल 6 माइनस के अंदर हमें EAN की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? EAN की, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर माइनस आपको करना पड़ता है जो चार्ज प्रेजेंट होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो, कि सेंट्रल मेटल एटम पर जो भी क्या आई है, ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। और आपको प्लस करना पड़ता है कि 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कि मतलब कितने लिगेंड, कितने लोन पेयरों को दिया जा रहा है सेंट्रल मेटल एटम के आउटरमोस्ट शेल में। साथ में 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लिगेंड में, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखो यहां से यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इसकी तो कितना आ जाएगा, x प्लस 6 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 4, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, प्लस का 2 मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर देखें आप कितना, 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी मिलेगी, प्लस का माइनस का, मतलब 2 है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, साइनाइड देखें आप, एक मोनोडेंटल लिगेंड है, मोनोडेंटल, और मोनोडेंटल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी, 6 इंटू 1 मिलेगी, 6 आएगी, और 6 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आप यदि ऐड करें तो 10 ऐड करना है तो अपने पास में EAN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। और ये जो 36 है वो किसके इक्वल है, क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो हमारे पास में एक सिडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला भी है कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स की EAN की वैल्यू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आती है तो वो अपना क्या होगा, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, तो अपना आंसर 36 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है यहाँ पे, तो कौन शो नहीं करता, मतलब टाइप नहीं है। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये किसका टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। ठीक है, यदि हम बात करें लिंकेज आइसोमेरिज्म ये भी टाइप है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म टाइप है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये आइसोमेरिज्म का टाइप है, ना कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप नहीं है, ये आइसोमेरिज्म का टाइप है। ठीक है, अपने पास में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसका टाइप दे रखा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है अपने पास में द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CrH2 का होल 6 3+ दे रखा है, क्या इनका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो आप सीधा का सीधा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लें, जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप देखें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, प्लस कितना आ जाएगा, 6 इंटू H2O 0 होता है, इक्वल टू प्लस का 3, x इक्वल टू मिल जाएगा आपको +3 मिल जाएगा, कितना आ गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है। हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, एटॉमिक नंबर 24 होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको मिल जाएगा आर्गन 3d5 4s1। लेकिन जैसे ही हमने 3+ को बनाया, क्रोमियम 3+, तो आप देखें कितना मिलेगा आपको, आर्गन एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो 3d3 4s 0 मिलेगा। आप देखें D3 के अंदर
आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? तो आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। n की वैल्यू 3, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n इंटू एन प्लस 2 आपको मिल जाएगी 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3.87 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से, यदि कई बार हमें मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हो तो आप उसके बेसिस उनको सीधा देख के, डेटा को देख के बता सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना होगा। आप देखें जो भी नंबर पॉइंट से पहले लिखा है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर को शो करता है। चेक भी कर सकते हैं, एक कोई ट्रिक ब्रिक नहीं है। आप इसकी वैल्यू में रखें, एन की वैल्यू आप खुद ही एनालिसिस कर लें, तो आपको पॉइंट से पहले जो नंबर आता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के नंबर को शो कर देता है। ठीक है, तो अपने पास में सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को देखें, क्या दे रखा है? इन COEN का होल टॉइज Cl2 प्लस दे रखा है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब होता है ज्यामितीय समव्यवस्था वो प्रदर्शित करते हैं जिसमें सिस और ट्रांस बनना पॉसिबल हो। क्या हो? सिस और ट्रांस बन जाए। आप देखें क्या इसका सिस ट्रांस बनना पॉसिबल है? तो हम देखते हैं, देखो अपने पास में मिलेगा, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो 2 इंटू EN, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है थैलिन डायमीन, 2 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू प्लस का 1, x इक्वल टू प्लस का 3 मिल जाएगा। हमने इसकी स्ट्रक्चर को बनाया तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अपनी बनने वाली है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए आप क्या करें, दो EN जो है आइडेंटिकल लिगेंड जो होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर अटैच होते हैं। तो आपने 90 डिग्री मतलब सिस पोजीशन पर आप अरेंज कर दें। हमने सिस पोजीशन पर इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, बाकी के दो क्लोरीन को आप सिस वाली पोजीशन पर लगा दें तो सिस आइसोमर हो जाएगा इसका। जबकि दूसरे वाले केस में यदि हम इसी को किस पे लगा दें, हम ट्रांस पर लगा दें, किस पे लगा दें? ट्रांस पर, मतलब हमने CO को आमने सामने वाली पोजीशन पर रख दिया और इन दोनों पोजीशन पर EN को व्यवस्थित कर दिया। तो आपके लिए देखो ट्रांस पेयर यहाँ पर डिफरेंट आया, और जब ट्रांस युग्म में डिफरेंट आएगा तो ये अपना वो सिस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। तो ये इसको शो कर देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो कर देगा। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? केवल और केवल 2 बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आज देखें, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमारे पास में क्या हो, कॉम्प्लेक्स के बाहर, जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसके बाहर एनायनिक पार्ट दे रखा हो। तो आप देखें किसमें एनायनिक पार्ट दे रखा है, ये शो करेगा। ये भी क्या करेगा? शो करेगा, क्योंकि इसके बाहर भी क्या दे रखा है? एक एनायनिक पार्ट दे रखा है, ये भी शो करने वाला है। तो अपने पास में तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? बोथ A एंड B, तो करेक्ट हो जाएगा अपना A एंड B आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि ये जो एनायनिक पार्ट है वो अंदर पहुंच जाए, अंदर वाला बाहर आ जाए, तो ये शो कर लेगा आसानी से। एक दूसरे के आइसोमर सीधी है। ठीक है, तो अपने पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हमें देखने लिए मिल जाएगा। अपने पास में दे रखा है विच ऑफ दी फॉलोइंग शोज लिंकेज आइसोमेरेज में, इसको शो करवाना है हमें लिंकेज आइसोमेरेज। तो लिंकेज आइसोमेरेज हमेशा एम्बीडेंटल लिगेंड शो करते हैं। कि एम्बीडेंटल लिगेंड में हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी पोजीशन को डिफरेंट बना सकते हैं कि पोजीशन हमारी क्या मिल जाए, हमें डिफरेंट देखने के लिए मिल जाए। 9 बजे आएंगे, 9 बजे। ठीक है, अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, लिंकेज उनकी कितनी आ जाएगी? डिफरेंट हो सकती है। कि जैसे हमारे पास में देखो कि दे रखा है NO2, तो NO2 में नाइट्रोजन से भी लिंकिंग हो सकती है और किससे? ऑक्सीजन से भी हमें लिंकिंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये आपको मिल सकती है, इससे भी और इससे भी आपको दोनों जगह से लिंकिंग देखने के लिए मिल सकती है। जबकि अगले वाले में देखो कि अपने पास में कौन कौन सा दिया है, इसमें NO2 दिया है तो ये भी एम्बीडेंटल लिगेंड है, ONO भी क्या है? एम्बीडेंटल लिगेंड है। दोनों के केस में आपको एम्बीडेंटल लिगेंड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ए भी शो करेगा, ए भी शो करेगा, लेकिन उसने बोला है बोथ A एंड B, मतलब अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला होगा। उस केस में ना तो ए सही होगा ना ही हमारा बी सही होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला होगा, क्योंकि सी के अंदर ए और बी दोनों दे रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या दे रखा है।
आईयूपीएसी नेम ऑफ दी CrNH3 का होल फॉर Cl2Cl दे रखा है, इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। हमने आपको बताया है आईयूपीएसी नेम का क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो काफी सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। कितने में? काफी सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे देखो अपने पास में ये जो Cl है, क्या है? Cl। आप देखें ये ऑक्सीडेशन नंबर के बाहर आएगा, तो आप देखें क्लोराइड किस में दे रखा है, तो तीन ऑप्शनों में हमें क्लोराइड दे रखा है, लेकिन डाई क्लोराइड दे रखा है। डाई नहीं है, केवल और केवल क्लोराइड चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें क्या है? क्लोराइड है। अब देखते हैं हमें, हमारे पास में दो डिफरेंट लिगेंड है, एक अमीन है और एक है क्लोराइड है। तो अमीन के साथ में क्या आना चाहिए? टेट्रा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि 4 बार अमीन आ रहा है, और क्लोराइडो के केस में क्या आ रहा है? डाई क्लोराइडो। दूसरी चीज, आगे किसको रखेंगे हम? क्लोराइडो को या अमीन को आगे रखेंगे? तो आपको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एबीसीडी को देखना है। एबीसीडी में ए पहले आता है तो ए को आगे रखेंगे, सी बाद में आता है तो सी को बाद में रखेंगे। तो हमारा मिल जाएगा टेट्रा अमीन डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जबकि इसमें देखो टेट्रा क्लोरो है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है? हेक्सा अमीन दे रखा है तो गलत हो जाएगा। हमारे पास में 4 ही अमीन है, कोई 6 अमीन नहीं दे रखे हैं। तो अपने लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, जिसमें देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लेट लिगेंड। कौन सा क्लेट लिगेंड है? तो आप देखें इसमें क्लेट लिगेंड का मतलब क्या होता है, या तो बाइडेंटल हो या पॉलीडेंटल हो, वही क्लेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। मोनोडेंटल लिगेंड कभी भी क्लेट लिगेंड की तरह काम नहीं करता है। तो आप देखें ये भी क्या है? मोनो मोनो, ये भी मोनो है और ये भी मोनो है। ये भी क्या है? मोनोडेंटल है। जबकि ये क्या है? ईडीटी है, पॉलीडेंटल। क्या है? पॉलीडेंटल। यदि हम ईडीटीए की, हमने बता भी चुके हैं पिछली वाली वीडियो के अंदर, एक क्वेश्चन अपने पास में आया था, ईडीटीए 4 माइनस जो होता है वो एक हेक्साडेंटल लिगेंड होता है। क्या होता है? हेक्साडेंटल लिगेंड। और यदि हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्लेट रिंग की बात करेंगे, कितनी क्लेट रिंग बनेंगी, कई बार क्वेश्चन वो भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे डेंटिसिटी -1 कर सकते हो क्लेट रिंग के लिए। कितनी? नंबर ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी कितनी होती है हेक्साडेंटल की? 6 - 1, मतलब 5 क्लेट रिंग यहाँ पे बनने वाली है। 5 क्लेट रिंग होगा, फॉर्मेशन होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ईडीटीए हमारा सही होगा। इस तरीके से हम इन आंसरों को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पे। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम किसका दे रखा है? PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। देखो हमने फिर बता रहे हैं आपको, आईयूपीएसी का नेम का क्वेश्चन काफी सरल क्वेश्चन बन जाता है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास में 2 अमीन दे रखे हैं, 2 क्लोराइड दे रखे हैं। आपको यदि काम करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं, X+2। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, जबकि क्लोरीन क्या है? एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, इक्वल टू 0, X इक्वल टू प्लस का 2 मिलेगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2। आप देखें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सब में 2 दे रखी है, निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमने गलत निकाल दी, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे देखें डाई अमीन पहले कहाँ पे आ रहा, डाई क्लोराइडो किसमें आ रहा, तो डाई अमीन इसमें आ रहा, डाई क्लोराइडो को कोई जगह नहीं दी, कैंसिल कर दो इसको। इसमें दे रखा डाई अमीन क्लोरो दिया है, ये भी कैंसिल कर दो क्योंकि 2 बार क्लोरो है। इसमें क्या दे रखा है? डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम 3, यही हमारा सही है और ये वाला भी हमारा गलत है। तो सिंपल था, 2 बार अमीन आ रहा तो डाई 2 बार अमीन हो, 2 बार क्लोरो आ रहा तो 2 बार क्लोरो हो, लेकिन ऑप्शनों में ऐसा नहीं दे रखा था, इसलिए हमारे आसानी से हम बाद में को निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 सॉल्यूशन। आप देखें व्हाइट प्रेसिपिटेट जो मिलता है वो एक तो मिलता है AgCl का और एक मिलता है ओ हो क्या हो गया है BaSO4 का। तो आप कॉम्प्लेक्स में देखें कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो
आयोनाइजेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सल्फेट को दे रहा हो, क्योंकि हमें BaSO4 चाहिए, क्लोराइड तो है नहीं है, अपन को BaCl2 मिला रहा है। यदि NO3 मिलाता तो हम AgCl को देख लेते हैं। हमने देखा कि सल्फेट कौन बाहर आ रहा है, तो आप देखें क्योंकि यही वाला पार्ट ब्रेक होगा आयन में और बाहर वाला पार्ट ब्रेक नहीं होगा, तो अपने पास में केवल एक ही दे रखा है ऑप्शन में, और वो ऑप्शन में कौन सा है, CONH3 का होल 5Br 2 माइनस और सॉरी 2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। यदि हम इसमें BaCl2 को मिला दें तो हमें BaSO4 का व्हाइट PPT मिल जाएगा, सफेद अवक्षेप मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोला गया द कॉम्प्लेक्स COC2O4 का होल थ्राइस 3 माइनस कंटेंट हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब एक तरीके का ये हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, क्योंकि जिस भी कॉम्प्लेक्स की जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो उतना ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उपसहसंयोजी बंध बनाता है। देखो यहाँ पे कितनी आएगी, आप देखें C2O4 2 माइनस जो है वो एक बाई डेंटल लिगेंड है, क्या है, बाई डेंटल लिगेंड दे रखा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, एक लिगेंड 2 लोन पेयर दे रहा है, तो हमारे पास में 3 लिगेंड हैं, तो कितने देंगे, 6 आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, या कोऑर्डिनेट बॉन्डों का नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, बिल्कुल सरल सरल से बच्चा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इनको टिक कर सकते हो। सर आपको लग रहे हैं बच्चा क्वेश्चन, मुझे तो नहीं लगते बच्चा क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज इज शोन बाय CrH2 का होल 4 Cl2 और ब्रैकेट के बाद Cl दे रखा है, और अगला दे रखा है एक H2O को बाहर निकाल दिया भाई साहब। तो देखो केवल और केवल H2O के नंबर में चेंजेस आ रहा है। तो यदि हमारे पास में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हो कि जिसके केस में H2O बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नंबर चेंज हो रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हमेशा हाइड्रेट आइसोमेरिज को शो करते हैं। यदि हम यहाँ पे इसको गर्म करते जाएंगे तो जो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल है वो हमारा चेंज होता रहता है। तो हमारे पास में हाइड्रेट आइसोमेरिज को क्या करने वाले हैं, प्रदर्शित करने वाले हैं। करेक्ट आंसर आपको दिख ले मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज। हमने आपको क्या बताया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज के लिए अनसिमेट्रिसिटी होना जरूरी है। क्या हो, अनसिमेट्रिसिटी, मतलब जो इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल ना हो। साथ में मोनोडेंटल लिगेंड, सारे के सारे मोनोडेंटल लिगेंड एक ही प्रकार के दे रखे हैं, तो वो हमारा आंसर में नहीं होगा। आप देखें ये 3 ऑप्शन जो है वो मोनोडेंटल दिए हैं, वो भी एक ही प्रकार के दे रखे हैं, तो ये शो करने वाले नहीं है। आप देखें यहाँ पे आपने देखा CR3 प्लस में हमने अटैच किया, तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने EN को EN को लगा दिया इन दोनों पोजीशन पर, EN, और यहाँ पे बाकी की दोनों जगह पे हमने इस वाले EN को रख दिया। जब हमने इसका मिरर इमेज लिया तो अपने पास में देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जो लिगेंड इसके पास में है वो लिगेंड इसके पास में आएगा, क्योंकि यही हमारी क्वालिटी होती है कि इसकी एक अपने पास में क्वालिटी होती है किसकी, एक मिरर सॉरी प्लेन मिरर की अपनी एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जितने डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर आपको इमेज मिलेगा, आपको ये इमेज मिलेगा। जब हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ढकने वाला नहीं है, मतलब सुपर इम्पॉसिबल नहीं मिलेगा। जब सुपर इम्पॉसिबल नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्रकाशीय समाव्यपता को प्रदर्शित कर रहा होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ये बना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, आईयूपीएसी नेम ऑफ FeH2 का होल 5NO2 प्लस दे रखा है, कौन सा होगा।
देखिए आप इसके पास में हमें दे रखा है FeH2 का होल 5NO+। आप देखें आईयूपीएसी नेम लिखना है। आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लें, इनका काम खत्म हो जाएगा। देखो कितना टू बन दे रखा है। आप देखें X प्लस H2O का कितना होल 5H2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 आ जाएगा। जबकि NO चाहे आप इसे नाइट्रोसिल बोलें चाहे आप नाइट्रोसोनियम बोलें, इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है NO+1। तो यहाँ पे नाइट्रोसिल लिखा है, ये नाइट्रोसिल है, और नाइट्रोसोनियम भी हम बोल सकते हैं। इक्वल टू में कितना प्लस का 2 आपको मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस का 1। आप देखें कितना ऑप्शन में +1 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो देखो केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी के तो खटाक 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 खत्म ही हो गए हैं। अब चेक भी कर सकते हैं, हमें क्या दे रखा है, पेंटा एक्वा 5 एक्वा है, और नाइट्रोसिल बोला है आयरन 1 आयरन मिल जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिन। कौन प्रदर्शित करता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिन? ओहो हो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिन। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिन के लिए हमारे पास में 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, और जिसमें हमें देखने के लिए मिले कि जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम को के साथ में डिफरेंट हो। मतलब ए जो देखे जैसे NH3 दे रखा है, ए Cr के साथ अटैच हो जाए, ए Cn इसके साथ अटैच हो जाए, मतलब लिगेंड एक्सचेंज हो जाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो इससे अटैच हो जाए, Cn का होल 6 आ जाए, और यहाँ पे CO अपने पास में ओ CO नहीं Cr NH3 का होल 6 आ जाए। तो ए हमारे पास में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिन को शो कर सकता है। मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिन शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होना जरूरी है। तो अपने पास में कौन सा मिल जाएगा, ये वाला जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और किसी में 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारे कट जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें पूछा गया है द लिगेंड व्हिच कैन कॉजेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन। कौन सा लिगेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन को शो करवाता है? कौन सा करता है भाई? जब ऐसा क्या होता है कि लिगेंड के बेसिस पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन शो कर सकते हैं? नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन तो वो शो करते हैं ज्यामिति समानता जिसमें सिस और ट्रांस बनना संभव हो जाए। ये सिस और ट्रांस बनाने की जो फैसिलिटी है, ओ ट्रांस बनाने की जो फैसिलिटी है ये लिगेंड में नहीं होती है। ठीक है, ये तो ज्योमेट्री के अंदर होती है। तो ऑल ऑफ दीज के अंदर सारी चीजें पॉसिबल हैं, सब सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन को शो कर सकते हैं। सबके सब मोनोलेटरल लिगेंड भी रखे हैं। ठीक है, तो सभी ये शो कर सकते हैं। तो लिगेंड के बेसिस पर इनका नहीं होता है, ये तो हमारे पास में शेप, चाहे आप स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं या आप कौन सी बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं, उसके बेसिस पर सिस और ट्रांस बनता है। यदि सेम लिगेंड सेम डायरेक्शन में हो तो सिस बनेगा, यदि सेम लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या बनेगा, ट्रांस बनने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओहो, ये अपने पास में उपयोग निम्न में से किस अभिक्रिया में होता है? तो भाई साहब ये टॉलन रिएजेंट है। कौन सा टॉलन रिएजेंट? तो कहां पर टॉलन टेस्ट के अंदर उपयोग होता है, तो टॉलन टेस्ट में आ जाएगा। मतलब ये बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये टॉलन रिएजेंट है हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें पूछा गया इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू दी। किसमें स्प्लिट होते हैं भाई साहब? ऑक्टाहेड्रल में। तो स्प्लिट होते हैं हमारे पास में 5 डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ओ एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। ये स्प्लिट होते हैं 2 कक्ष ऑर्बिटल्स में। एक हमारे पास में ऊपर 2 जाते हैं, ये हमारे पास में नीचे नॉन एक्सियल रहते हैं, ऊपर क्या रहते हैं, एक्सियल, जिनको बोलते हैं EG, इसको बोलते हैं T2G। कौन से? EG और T2G। तो किसमें ब्रेक होंगे? EG और T2G में ब्रेक हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं भाई साहब? अभी हाल क्वेश्चन किया है, चलो चलो चलो
उसी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो फिर बना लेते हैं, कहाँ चलते हैं। 1 2 3 4 5, ये टूटेगा। इसमें आप देखो, एक तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ओ, क्या बोलेंगे, डेल्टा ओ। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। डेल्टा जीरो का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी है। लिगेंड स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे, बोथ ए एंड सी। अरे अरे भाई साहब, ये अपन को ए भी सही है, ए भी सही है, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और सी हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों को बता सकते हैं, तो अपने पास में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजेस, क्या क्या करता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या उत्पन्न करता है, कम विभाजन नहीं, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हाई स्पिन बनाने के लिए, हाई स्पिन का मतलब होता है या तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या रहे, सेम रहे, या क्या हो, इंक्रीज हो, तो हाई स्पिन। जबकि लो स्पिन में क्या होता है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर डिक्रीज हो। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर डिक्रीज होता है, जिसके कारण वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अपन को किसके केस में, अनपेड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होता है, और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बना देता है। ठीक, तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन है इनकी इस चैप्टर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आप तरीका देखें, कान नाक और हाथ, मतलब कान का मतलब कार्बन कंटेनिंग लिगेंड, इनके अंदर कार्बन डोनर एटम हो, नाइट्रोजन डोनर एटम हो, ऑक्सीजन डोनर एटम हो, फिर लास्ट में कौन आएंगे, हेलोजन। तो आप देखें कार्बन कंटेनिंग लिगेंड कौन सा है जिसमें कार्बन डोनर एटम है, तो हमारे पास में केवल एक ही दे रखा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा होता है, कार्बोनिल, फिर कौन सा होता है, साइनाइड, आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो हमारे पास में ये सीक्वेंस होता है, इस तरीके से हम इनकी बात करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, which of the following complex is a colorless due to absence of dd transition। तो dd ट्रांजिशन कहां पे एब्सेंट होगा, जहां पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखे हो, तो dd ट्रांजिशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, dd ट्रांजिशन यहाँ पे संभव हो जाएगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो डी ट्रांजिशन मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पे नहीं मिलेंगे, एक D0 कॉन्फिगरेशन और एक D10 कॉन्फिगरेशन, दो कॉन्फिगरेशनों में आपको कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन सा है, किसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले हैं। तो हमने देखा, चेक किया यहाँ से, इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, 6 × 0 इक्वल टू प्लस का 3, x इक्वल टू +3 मिल जाएगा। और जैसे ही +3 आएगा आपको, तो आप देखें स्कैंडियम 3+ यदि हम लिखते हैं, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर अपने पास मिलता है 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है आर्गन 3d14s2, ठीक है। स्कैंडियम 3+ बनाएंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास में, आर्गन 3d, 2 इलेक्ट्रॉन इससे 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 3d0 मिल जाएगा। तो आप देखो D0 कॉन्फिगरेशन आ रहा है, और D0 कॉन्फिगरेशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो डी ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं होने वाला, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, यही वाला होगा। लेकिन हम बाकी की चीजों को चेक कर लेते हैं। आप देखें इसमें अपन को मिलेगा Fe3+, क्योंकि H2 क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। Fe3+ का कॉन्फिगरेशन यदि हम लिखते हैं, तो आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6 4s2। 3+ बनाना है तो 4s0 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, मतलब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 5 अनपेयर्ड का मतलब क्या, एक भी मिल जाएगा तो डी ट्रांजिशन संभव हो जाएगा और कलर्ड हो जाएगा। मतलब हमें तो चाहिए कलरलेस। इसमें देखो अपन को मिलेगा कॉपर 2+, और कॉपर 2+ में अपन को मिलेगा 3d9 कॉन्फिगरेशन, एक अनपेयर्ड मिलेगा इसमें भी।
आप देखें निकल 2+ बनेगा क्योंकि Na3 भी न्यूट्रल लिगेंड है, और Ni2+ बनाने के लिए हमें मिलेगा 3D8 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, 3D8 4s2, तो 4s0 मिलेगा। तो इसमें भी आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मतलब इनमें भी एक, इसमें भी 2। तो अपन को चाहिए कलरलेस, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो अपना आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अपने पास में अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर लाइकली टू दी लो स्पिन। देखो लो स्पिन होने का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर डिक्रीज होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कम हो जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाए, तो हमारे पास में क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यदि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड दे रखा है, तो वहां पे अपने पास में हमें क्या मिल जाएगा, एक आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप देखें इन क्वेश्चनों के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप देखें यहाँ पे फ्लोराइड आयन है, हेलोजन एक वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लोराइड भी अपने पास में वीक फील्ड, Br भी वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है। तो हमारे पास में केवल एक ही आंसर है, जो कि क्या है, हमारे पास में इसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए हमारे पास में दे रखा है, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमें जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, इसमें हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं या जो लिगेंड्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, किसके, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, अपने पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे आगे, देन वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो यदि आपको देखना है कि सबसे पहले कार्बन डोनर एटम वाले जो लिगेंड होते हैं वो सबसे आगे होते हैं, फिर कौन से, नाइट्रोजन डोनर एटम वाले, फिर ऑक्सीजन, और लास्ट में आते हैं हेलोजन। तो आप इस तरीके से ही अरेंज करें, कार्बन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होता है, कार्बोनिल, फिर कौन सा, साइनाइड होता है। आप देखें कि साइनाइड की सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहां पे शो हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे आगे साइनाइड यही है, और बाकी के सब में ऑप्शनों में नहीं दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें दिखा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए इसमें दे रखा है, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3+ विल हैव हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब Fe3+ के अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर बताना है। तो आप देखें Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना, अपने पास में 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा, आर्गन 3d6 4s2, हमने बनाया 3+, तो 3+ में देखो कितना अपने पास में होता, A3d, इससे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3d5 4s0 मिलता। देखो इस केस में यदि हमें लिगेंड का इफेक्ट दिया होता तो अपने 5 में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते। ये 5 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो कम से कम अपने पास में 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए पड़ते लास्ट के। तो यदि हम 5 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे भरते तो 1 अनपेयर्ड मिलता, लेकिन 1 हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे अपने पास में कितने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला, लेकिन ये तो क्या हो जाता, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर डिक्रीज हो जाता। तो अपने पास में कितने अनपेयर्ड आएंगे, 5 ही अनपेयर्ड क्वेश्चन सॉरी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो अपने पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ये हमारा तब होगा जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन क्या उच्च स्पिन बोल रहा है, हाई स्पिन बोल रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा, ये वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए हमारे पास में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बात करना है कि विपाटन ऊर्जा का मान किसमें ज्यादा दे रखा है। अब देखो स्प्लिटिंग एनर्जी इज हायर देन दी ऑक्टाहेड्रल फील्ड। उसने बोला है कि जो अपने पास में स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अपने पास में कम होती है स्प्लिटिंग एनर्जी इज स्मॉलर देन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है इसके कंपैरिजन में, ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। तो हमें डेल्टा टी बराबर मिलता है 4/9 डेल्टा ओ,
क्या मिलता है 4/9 डेल्टा ओ मिलता है। मतलब इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम मिलती है ऑक्टाहेड्रल की कंपैरिजन में। अपन को नो स्प्लिटिंग अगर, अरे भाई ऐसा नहीं होता है, स्प्लिटिंग तो होती है। अपने पास में ईजी ऑर्बिटल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें दे रखा है TiH2 का होल 3 प्लस D1 द ऑब्जर्व कलर ड्यू टू, किसके कारण हमें कलर देखने के लिए मिलता है, किसका कलर अपने पास में क्या आता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो D1 हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और D1 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण आपको D1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल चुका। क्या मिल चुका है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन संभव हो जाएगा, डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा, ये डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन संभव हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा? बी वाला हो जाएगा, डी ट्रांजिशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सा फैक्टर, कौन सा कारक स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित नहीं करता। उन्होंने बोला है नेचर ऑफ द लिगेंड, लिगेंड का नेचर तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को प्रभावित करता है कि अपने पास में प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो गैप ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो गैप क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये अफेक्ट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, ये भी करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर ही हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर पता करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये भी करती है। टेट्राहेड्रल के लिए अलग होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग होता है। मॉलिक्यूलर मास, ये भाई साहब ये अफेक्ट नहीं करता है। मेटल आयन का मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें दे रखा है विच ऑर्बिटल सेट एक्सपीरियंस मैक्सिमम रिपल्सन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। क्या करता है? मैक्सिमम रिपल्सन बताता है कि मैक्सिमम प्रतिकर्षण कहां पे होगा। तो आप देखें जो ऑक्टाहेड्रल के अपने पास में 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनके पास में अपने, अरे भाई गलत कर डाला 5, तो अपने पास में इनमें से 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं नॉन एक्सियल। कौन से? नॉन एक्सियल मिलते हैं। जबकि 2 कौन से होते हैं? एक्सियल वाले होते हैं। कौन से? एक्सियल होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये मोर रिपल्सन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आते हैं वो अलोंग दी एक्सिस आते हैं। कहां से? अक्षीय, मतलब अक्षीय दिशा से आते हैं, मतलब अलोंग दी एक्सिस आते हैं, जिसके कारण एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि इनके बीच में मोर रिपल्सन होता है, जबकि नॉन एक्सियल के बीच में रिपल्सन कम होता है, इसलिए नीचे, जबकि ये क्या आते हैं? हमारे ऊपर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ईजी ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, जो एक्सियल ऑर्बिटल होंगे उनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लो स्पिन D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अपन को क्या बताना है? D6 कॉन्फ़िगरेशन में लो स्पिन बोला है। लो स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनकी पेयरिंग होनी है। आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो देखो हम फिल करते हैं। अपने पास में लो स्पिन, लो स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी और 6 इलेक्ट्रॉन बनना है। 1 2 3 4 5 6, मतलब पहले भरा जाएगा T2G, बाद में भरा जाएगा EG। तो आप देखें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको n इंटू, हो फिर गलत कर दिया भाई, क्यों इतने गुस्से में हो? n इंटू एन प्लस 2। यदि हम वैल्यू 0 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, तो आंसर भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें देखिए द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, क्या नहीं होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में? तो सबसे पहले लिखा है आयनिक इंटरेक्शंस।
आयनिक इंटरेक्शन तो होता ही है भाई साहब, कैटायन सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन ही होता है। आयनिक इंटरेक्शन पर ही बेस्ड क्या है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दे रखी है। कोवलेंट कैरेक्टर नहीं भाई साहब, ये यहाँ पे नहीं होता है, तो हम पीवीटी को थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, तो अपने लिए यही करेक्ट आंसर है, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड्स ही नहीं होता है। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स होता है, डिजनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो अपने लिए करेक्ट आंसर कौन सा, बी वाला हो जाएगा। अपन देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन न्यूयर सो सॉरी नेवर सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कौन सा शो नहीं करेगा। तो देखो स्प्लिटिंग वहां नहीं होगी जहां पे अपन को डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड मिलेगा। जहां पे फुली फिल्ड ऑर्बिटल मिलेगा वहां पे लिगेंड कहां पे डोनेट करेंगे, लिगेंड का डोनेशन ही नहीं हो पाएगा, लोन पेयर का डोनेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें देखना है D10 कॉन्फिगरेशन, देखना है कि D10 कॉन्फिगरेशन किसमें मिलता है। आपका फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल मिले तो वहां पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो अपने के लिए D10 के लिए देखो, अपन देखते हैं D10 के लिए, चेक करते हैं सीधा का सीधा क्या दे रखा है यहाँ पे। स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम का होता है आर्गन 3D1 4s2 होता है, लेकिन हम बनाएंगे जब तो अपने पास में क्या बन जाएगा 3D0 4s0 बन जाएगा अपने पास में 3+ का। ठीक है, अगला देखो कॉपर 2+, एटॉमिक नंबर 29 होता है, ये आएगा आर्गन 3D10 4s1 होता है, लेकिन हमें बनाना है 2+, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा तो 9 बचेगा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, फुली फिल्ड नहीं है, D10 कॉन्फिगरेशन नहीं है। आप देखें Zn2+, कितना मिलेगा, आर्गन 3D10 4s2 होता है, लेकिन +2 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3D10 मिल जाएगा। मतलब इसी में क्या नहीं होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं हो, मतलब स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यही आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करते रहें, और हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते रहेंगे।